ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग। ये किताब स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है। ये साइंस की एक फेमस किताब है। इसमें हॉकिंग ने यूनिवर्स के बारे में बताया है। ये किताब टाइम, स्पेस, ब्लैक होल्स और यूनिवर्स के शुरू होने की कहानी समझाती है। इसमें यह भी बताया गया है कि फिजिक्स कैसे काम करता है, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स का क्या रोल है, यह भी समझाया गया है। हॉकिंग ने इस किताब में साइंस को सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश की है ताकि आम लोग भी समझ सकें। ये किताब यूनिवर्स के सीक्रेट्स खोलती है और नए सवाल उठाती है। आइए इस किताब को समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 1, आवर पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स की तस्वीर। एक फेमस साइंटिस्ट, कुछ लोग कहते हैं कि वो बर्ट्रैंड रसल थे। उन्होंने एक बार एस्ट्रोनॉमी पर एक लेक्चर दिया। उन्होंने बताया कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है और सूरज एक बड़ी गैलेक्सी के बीच में घूमता है। लेक्चर के बाद एक बूढ़ी औरत उठी और बोली, जो आपने बताया वो सब गलत है। दुनिया एक बड़ी प्लेट जैसी है जो एक बड़े विशाल कछुए की पीठ पर रखी है। साइंटिस्ट हंसे और उन्होंने पूछा कि ये कछुआ किस पर खड़ा है। बूढ़ी औरत बोली, तुम बहुत तेज हो, लेकिन नीचे सिर्फ और सिर्फ कछुए ही हैं। ज्यादातर लोग इस बात को मजाक समझेंगे, पर हम जो मानते हैं वो सही कैसे है? यूनिवर्स के बारे में हम क्या जानते हैं? ये कहां से आया और कहां जा रहा है? क्या यूनिवर्स का कोई शुरुआत थी? अगर थी तो उससे पहले क्या था? टाइम क्या है? क्या एक दिन टाइम रुक जाएगा? क्या हम पास्ट में वापस जा सकते हैं? नए साइंटिफिक डिस्कवरीज इन सवालों के जवाब देने लगी हैं। आज हम जैसे मान रहे हैं कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है, एक दिन वैसे ही नए फैक्ट्स हमें ऑब्वियस लगेंगे, या फिर शायद वही इतना अजीब लगेगा जितना कछुए की टावर वाली बात। 340 बीसी में ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने एक किताब लिखी, ऑन द हेवेंस। इसमें उन्होंने बताया कि धरती गोल है, फ्लैट नहीं। उनके पास दो बड़े प्रूफ थे। पहला, जब चंद्र ग्रहण होता है तो धरती सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। जो शेडो चांद पर पड़ती है वो हमेशा गोल होती है। अगर धरती फ्लैट होती तो शेडो कभी कभी इलिप्टिकल यानी लंबे गोले जैसी दिखती। और दूसरा, जब ग्रीक्स ने साउथ की तरफ ट्रेवल किया तो नॉर्थ स्टार यानी ध्रुव तारा नीचे दिखाई दिया। नॉर्थ पोल से ये सीधा ऊपर दिखाई देता है, लेकिन इक्वेटर से वो होराइजन के पास होता है। इन डिफरेंसेस से अरिस्टोटल ने धरती का साइज 4 लाख स्टेडिया एस्टिमेट किया, जो लगभग आज के एक्यूरेट फिगर का डबल था। एक तीसरा प्रूफ भी था। जब एक शिप दूर से आता था तो पहले उसके सेल्स दिखाई देते थे और फिर धीरे धीरे पूरा शिप दिखाई देता था। अरिस्टोटल ने माना कि धरती रुकी हुई है और सूरज, चांद और प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाते हैं। टॉलमी ने 2nd सेंचुरी एडी में इस मॉडल को और डेवलप किया। उनके मॉडल में धरती सेंटर में है। उसके 8 गोल शेल्स हैं जिसमें मून, सूरज, स्टार्स और मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न ये सब घूम रहे हैं। स्टार्स एक फिक्स्ड स्फीयर में जुड़े हुए हैं जो रोटेट करते हैं। ये मॉडल एक्यूरेट था, पर एक प्रॉब्लम थी। इस मॉडल में मानना पड़ा कि चांद कभी कभी धरती के पास आ जाता है और कभी दूर, जो दिखाई नहीं देता। फिर भी क्रिश्चियन चर्च ने इस मॉडल को डिवाइन माना क्योंकि इसमें हेवन और हिल के लिए जगह थी। 1504 में निकोलस कोपरनिकस ने एक नया मॉडल दिया। इसमें सूरज सेंटर में था और प्लैनेट्स उसके चक्कर लगा रहे थे। यह मॉडल इनिशियली एनोनिमस सर्कुलेट किया गया क्योंकि चर्च इसे हेरेसी मान सकता था। 1609 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखा कि जुपिटर के चारों तरफ छोटे मून्स घूम रहे हैं। इसका मतलब था कि सब कुछ धरती के चक्कर नहीं लगा रहा। जॉन केपलर ने कोपरनिकस के सर्कुलर ऑर्बिट को मॉडिफाई किया और बताया कि प्लैनेट्स एलिप्स यानी लंबे गोल ऑर्बिट में घूमते हैं। ये थियरी एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस के साथ मैच होने लगी। 1687 में आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका पब्लिश की, जो साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। इसमें न्यूटन ने मोशन और टाइम स्पेस के रूल्स दिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ दिया कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जितना वो बड़ा होगा और जितना पास होगा।
साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। इसमें न्यूटन ने मोशन और टाइम स्पेस के रूल्स दिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ दिया कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जितना वो बड़ा होगा और जितना पास होगा। ये वही फोर्स थी जो ऑब्जेक्ट्स को धरती पर गिराती है। वो फेमस कहानी है कि एक सेब गिरने से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया, शायद बस एक कहानी ही है। न्यूटन ने दिखाया कि ग्रेविटी का कारण है कि चांद धरती के चक्कर लगाते हैं और प्लैनेट सूरज के ऑर्बिट में रहते हैं। कोपर्निकस के मॉडल के बाद सेलेस्टियल स्फीयर्स का आइडिया खत्म हो गया। अब मानने लगे कि स्टार्स भी सन जैसे होते हैं लेकिन बहुत दूर है। पर न्यूटन को एक बड़ी प्रॉब्लम दिखी। अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है और सब स्टार्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो यूनिवर्स एक पॉइंट पर गिर क्यों नहीं जाती। 1691 में न्यूटन ने एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि अगर स्टार्स फाइनाइट होते तो एक दूसरे की तरफ गिर जाते, लेकिन अगर इनफाइनाइट होते तो किसी एक सेंटर की तरफ गिरने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ये इन्फिनिटी के प्रॉब्लम्स का एक एग्जांपल था। अब हम जानते हैं कि स्टेबल इन्फिनिट यूनिवर्स पॉसिबल ही नहीं है अगर ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही हो। यूनिवर्स का या तो एक्सपैंड करना पड़ेगा या कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। 20th सेंचुरी के पहले लोगों का मानना था कि यूनिवर्स या तो हमेशा वैसा ही था या गॉड ने एक बार में बना दिया। न्यूटन के ग्रेविटी के लॉ से दिख रहा था कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं हो सकता, पर लोगों ने यह मानने के बजाय ये कोशिश की कि ग्रेविटी को मॉडिफाई करें ताकि एक बैलेंस बना रहे। उन्होंने ग्रेविटी को बहुत दूर तक रिपल्सिव यानी ढकेलने वाली माना ताकि स्टार्स एक बैलेंस में रहे। लेकिन अब हम जानते हैं कि अगर ये मॉडल होता तो यूनिवर्स अनस्टेबल होता। अगर कुछ स्टार्स एक दूसरे के पास आ जाते तो वो और पास आ जाते, और अगर दूर चले जाते तो वो और दूर चले जाते। 20th सेंचुरी तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि यूनिवर्स एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सबको लगता था कि यूनिवर्स हमेशा से एक जैसा है। लेकिन अब हम जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थियरीज और एडविन हबल की डिस्कवरी से ये प्रूफ मिला कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि कभी एक टाइम पे यूनिवर्स एक छोटी जगह में था। इसका मतलब है कि यूनिवर्स की एक शुरुआत थी जो आज हम बिग बैंग थियरी के नाम से जानते हैं। एक इन्फिनिट और स्टैटिक यूनिवर्स का एक और बड़ा ऑब्जेक्शन जर्मन फिलोसोफर हेनरिक ऑल्बर्स ने 1823 में दिया। इसके बारे में न्यूटन के टाइम के साइंटिस्ट भी सोच रहे थे, पर ऑल्बर्स का आर्गुमेंट सबसे ज्यादा फेमस हुआ। प्रॉब्लम यह थी कि अगर यूनिवर्स इन्फिनिट और स्टैटिक है तो हर डायरेक्शन में कोई ना कोई स्टार होना चाहिए, मतलब रात का पूरा आसमान सूरज जितना ब्राइट दिखना चाहिए। ऑल्बर्स ने इसका जवाब दिया कि दूर के स्टार्स की लाइट के बीच में पड़ने वाले डस्ट और गैस में एब्जॉर्ब हो जाती है, पर अगर ऐसा होता तो वो मैटर भी धीरे धीरे गर्म होकर स्टार्स जितना चमकने लगता। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, या तो स्टार्स एक फाइनाइट टाइम पे शुरू हुए होंगे या फिर अभी तक उनका लाइट हमारे तक नहीं पहुंचा होगा। ये एक बड़ा सवाल उठाता है, ये स्टार्स शुरू कब हुए। यूनिवर्स की शुरुआत का सवाल पुरानी सिविलाइजेशंस और जीविश, क्रिश्चियन, मुस्लिम ट्रेडिशंस में भी आता है। ये माना जाता था कि यूनिवर्स एक फाइनाइट समय पे स्टार्ट हुआ। एक आर्गुमेंट था कि हर चीज किसी वजह से होती है तो यूनिवर्स का एक फर्स्ट कॉज होना जरूरी है। क्रिश्चियन थिंकर संत अगस्तीन ने अपनी किताब द सिटी ऑफ गॉड में लिखा कि इंसानी सिविलाइजेशन प्रोग्रेस कर रही है। अगर हम सिविलाइजेशन के इन्वेंशंस या इंपॉर्टेंट लोगों को याद रख सकते हैं तो इसका मतलब है कि इंसानी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी नहीं हो सकती। संत अगस्तीन ने जेनेसिस के बेसिस पे यूनिवर्स का क्रिएशन 5000 बीसी में माना। ये एस्टीमेट सरप्राइजिंग है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से भी सिविलाइजेशन लगभग 10,000 बीसी में शुरू हुई। ग्रीक फिलोसफर्स जैसे एरिस्टोटल क्रिएशन थियरी को पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन लगता था। उनका मानना था कि ह्यूमन रेस और यूनिवर्स हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। उन्होंने संत अगस्तीन के प्रोग्रेस वाले आर्गुमेंट का जवाब ये दिया कि बार बार बड़ी तबाही यानी फ्लड्स या डिजास्टर सिविलाइजेशन को शुरू में वापस ले जाते हैं। फिलोसोफर इमैनुअल कांत ने 1781 में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में यूनिवर्स के बिगिनिंग पर डीप डिस्कशन किया। उन्होंने इसे एंटीनॉमीज बोला, मतलब ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस जिनमें दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। एक तरफ का आर्गुमेंट ये था कि अगर यूनिवर्स की शुरुआत नहीं होती तो किसी भी घटना से पहले एक इन्फिनिट समय होता, जो अब्सर्ड लगता है। दूसरी तरफ का आर्गुमेंट था कि अगर यूनिवर्स फाइनाइट टाइम पे शुरू हुआ तो उसके पहले एक इन्फिनिट समय था, तो फिर यूनिवर्स किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही क्यों शुरू हुआ। दोनों आर्गुमेंट्स का बेस एक ही था, ये मानना कि टाइम इन्फिनिटी तक पीछे जा सकता है। पर सेंट अगस्तीन ने पहले बताया था कि टाइम का मीनिंग तभी है जब यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। जब उनसे पूछा गया कि गॉड ने यूनिवर्स बनाने से पहले क्या किया, तो उनका जवाब था टाइम खुद एक चीज है जो गॉड ने यूनिवर्स के साथ बनाया। यूनिवर्स के पहले टाइम का कोई मतलब ही नहीं था। पहले लोगों का मानना था कि यूनिवर्स हमेशा सेम रहा है, इस वजह से उसकी शुरुआत का सवाल सिर्फ फिलोसफी या थियोलॉजी का टॉपिक माना जाता था। अब चाहे तो कह सकते थे कि यूनिवर्स हमेशा से है, या ये भी कह सकते थे कि गॉड ने एक फाइनाइट टाइम पे यूनिवर्स शुरू किया इस तरह से कि वो पुराना दिखे। पर 1929 में एडविन हबल ने एक बड़ी डिस्कवरी की, गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। इसका मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। मतलब पहले ये और पास था, और अगर पीछे जाएं तो एक टाइम ऐसा आता है जब यूनिवर्स एक ही जगह था और उसकी डेंसिटी इन्फिनिट थी। ये बिग बैंग थ्योरी का बेस बना। पहली बार यूनिवर्स की बिगनिंग का सवाल साइंस का टॉपिक बन गया। हबल की डिस्कवरी ने सजेस्ट किया कि एक टाइम पे यूनिवर्स इनफिनिटली छोटा और इनफाइनेटली डेंस था। ऐसी कंडीशंस में सारे फिजिकल लॉज फेल हो जाते हैं। अगर बिग बैंग से पहले कोई इवेंट हुए भी होते तो उनका आज के यूनिवर्स पे कोई असर नहीं होता। मतलब टाइम की डिफिनेशन ही बिग बैंग के पहले नहीं होती।
इसका मतलब है कि टाइम शुरू ही बिग बैंग के साथ होता है। पहले लोग स्टैटिक यूनिवर्स का अजम्पशन लेके चलते थे। इस वजह से उनका मानना था कि यूनिवर्स का एक क्रिएटर या ओरिजिन एक्सटर्नल फोर्स से आया होगा। लेकिन अगर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो शायद कोई फिजिकल वजह हो कि उसकी शुरुआत जरूरी है। कोई माने तो यह भी कह सकता है कि गॉड ने यूनिवर्स को बिग बैंग के टाइम पे या उसके बाद शुरू किया, लेकिन बिग बैंग के पहले यूनिवर्स को इमेजिन करना ही मीनिंगलेस है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का आइडिया एक क्रिएटर को इम्पॉसिबल नहीं बनाता, पर यह जरूर बताता है कि अगर कोई क्रिएटर था तो उसने अपना काम किसी पर्टिकुलर टाइम पर शुरू किया। अगर हमें यूनिवर्स के नेचर को समझना है और जानना है कि उसकी शुरुआत हुई थी या नहीं, तो पहले यह समझना जरूरी है कि साइंटिफिक थियरी क्या होती है। एक थियरी एक मॉडल होती है जो यूनिवर्स के किसी पार्ट को एक्सप्लेन करती है। अगर वो ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करे और नए प्रेडिक्शंस दे सके तो वो अच्छी थियरी होती है। जैसे अरिस्टोटल मानते थे कि 4 एलिमेंट्स यानी अर्थ, एयर, फायर, वाटर से सब कुछ बना है, पर यह कोई प्रेडिक्शन नहीं देता था। न्यूटन की ग्रेविटी का लॉ सिंपल भी था और हाई एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट भी करता था। साइंस में कोई भी थियरी फाइनल प्रूफ नहीं होती। कोई भी थियरी तब तक सर्वाइव करती है जब तक कोई एक्सपेरिमेंट उसे गलत नहीं प्रूव कर देता। जैसे न्यूटन के ग्रेविटी लॉज मरकरी के मोशन को थोड़ा गलत प्रेडिक्ट कर रहे थे। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थियरी ने उसको करेक्ट किया। पर न्यूटन के लॉज आज भी डेली यूज के केसेस में काम करते हैं, क्योंकि वो आइंस्टीन की रिलेटिविटी से सिंपल है और छोटी स्केल्स पे एक्यूरेट भी है। साइंस का अल्टीमेट गोल है एक ऐसी थियरी, ऐसी सिंगल थियरी बनाना जो पूरी यूनिवर्स को डिस्क्राइब करे। साइंटिस्ट दो चीजों को अलग देखते हैं, वो लॉज जो बता सकें कि यूनिवर्स कैसे बदल रहा है और यूनिवर्स का इनिशियल स्टेट कैसा था। अगर एक फाइनल थियरी मिलती है जो टाइम, स्पेस, ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और यूनिवर्स के ओरिजिन को एक साथ एक्सप्लेन कर सके, तो वो साइंस की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। कुछ लोग मानते हैं कि साइंस सिर्फ यूनिवर्स के रूल्स पर फोकस करे, लेकिन उसकी शुरुआत का सवाल रिलीजन या मेटाफिजिक्स का मैटर है। उनका कहना है कि गॉड ओमनीपोटेंट है, तो वो यूनिवर्स को किसी भी तरीके से शुरू कर सकता था। अगर ऐसा होता तो यूनिवर्स का डेवलपमेंट भी पूरा रैंडम हो सकता था, पर ऐसा नहीं है। यूनिवर्स एक स्पेसिफिक तरीके से इवॉल्व हुआ होता, फिक्स्ड रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर लॉज यूनिवर्स के इवोल्यूशन पर अप्लाई होते तो यह मानना लॉजिकल है कि उसके इनिशियल स्टेट पर भी कोई रूल्स लगे होंगे। एक पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने वाली थियरी बनाना काफी मुश्किल है, इसलिए हम अलग अलग पार्शियल थ्योरीज बनाते हैं। हर एक थियरी सिर्फ लिमिटेड ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करती है, वो बाकी फैक्टर्स को इग्नोर करती है या उनको सिर्फ सिंपल नंबर्स में रिप्रेजेंट करती है। हो सकता है ये अप्रोच गलत हो। अगर यूनिवर्स का हर एलिमेंट एक दूसरे पर डीपली डिपेंड करता हो तो अलग अलग पार्ट्स को अलग स्टडी करके फुल सोल्यूशन तक पहुंचना इम्पॉसिबल होता। पर अब तक हम इसी तरीके से प्रोग्रेस किए हैं। न्यूटोनियन ग्रेविटी थियरी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। न्यूटन ने बताया कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच ग्रेविटी सिर्फ उनके मास पर डिपेंड करती है। इसका मतलब यह था कि हमें सूरज और प्लैनेट्स का स्ट्रक्चर समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनका मास पता हो तो हम उनका मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम यूनिवर्स को दो बड़ी पार्शियल थियरी से डिस्क्राइब करते हैं। पहला जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ये ग्रेविटी और यूनिवर्स की लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। इस थियरी में माइल से लेकर 1 ट्रिलियन माइल्स यानी एक के बाद 24 जीरो तक का स्केल कवर होता है। क्वांटम मैकेनिक्स ये बहुत छोटी स्केल की फिनोमेना को समझाती है जो 1 इंच के मिलियंथ पार्ट जितना होता है। पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये दोनों थियरीज एक दूसरे से मैच नहीं करती। रिलेटिविटी ग्रेविटी को डिस्क्राइब करती है, क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करती है, लेकिन दोनों एक साथ काम नहीं करती, मतलब दोनों सही नहीं हो सकती। आज फिजिक्स में एक सबसे बड़ी खोज चल रही है क्वांटम थियरी ऑफ ग्रेविटी की, एक ऐसी थियरी जो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को कंबाइन करे। अभी हमारे पास ये थियरी नहीं है और शायद इससे मिलने में बहुत वक्त लगे, पर हम पहले से इस थियरी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का आइडिया रखते हैं। आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि क्वांटम ग्रेविटी थियरी के कुछ प्रेडिक्शंस हमने ऑलरेडी कैसे पता किए हैं। अगर आप मानते हैं कि यूनिवर्स फिक्स्ड लॉ से चलता है तो अल्टीमेटली सब पार्शियल थियरीज को कंबाइन करके एक फाइनल थियरी मिलनी चाहिए जो पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करे। पर यहाँ एक बड़ा पैराडॉक्स है। हम मानते हैं कि हम रेशनल बीइंग्स हैं जो यूनिवर्स को फ्रीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और लॉजिकल डिसीजंस ले सकते हैं। अगर एक कंप्लीट यूनिफाइड थियरी एग्जिस्ट करती है तो वो हमारे एक्शंस भी डिटरमाइन करेगी, मतलब वो थियरी यही डिसाइड करेगी कि हम सही कंक्लूजन तक पहुंचेंगे या नहीं। तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वो थियरी हमें गलत कंक्लूजन देने के लिए भी फोर्स कर सकती है या हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच ही न सकेंगे? इस पैराडॉक्स का एक जवाब डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन प्रिंसिपल में दिया। जो ऑर्गेनिज्म अपने आसपास की दुनिया को सही समझ सकते हैं और उस हिसाब से रिएक्ट कर सकते हैं तो वो सर्वाइव करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स गलत कंक्लूजन्स निकालते हैं उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है। आज तक इंटेलिजेंस और साइंटिफिक डिस्कवरी ने सर्वाइवल में हेल्प की है, पर आज के टाइम में ये क्लियर नहीं है कि साइंस हमेशा हमारे सर्वाइवल में मदद करेगा या नहीं। हमारी डिस्कवरीज हमें खत्म भी कर सकती हैं और अगर हम एक कंप्लीट थियरी ढूंढ भी लें तो शायद वो हमारे सर्वाइवल पर कोई असर न डाले। साइंस ऑलरेडी काफी एक्यूरेट थियरीज दे चुका है जो मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस को छोड़कर हर चीज एक्सप्लेन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक अल्टीमेट थियरी न भी मिले तो भी चलेगा, पर अगर हम यही लॉजिक पास्ट में अप्लाई करते तो क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी थियरी कभी नहीं आती और ये न्यूक्लियर एनर्जी और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रेक थ्रूज लाने वाली थियरी है।
फाइनल थियरी शायद हमारे सर्वाइवल में मदद न करे, पर फिर भी हम उसके लिए एफर्ट्स करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही लोग इवेंट्स को रैंडम नहीं देखना चाहते थे। हमारी क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा गोल है यूनिवर्स का एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। हम यहाँ क्यों हैं, हम कहाँ से आए। ये क्वेश्चंस ह्यूमैनिटी के सबसे पुराने और सबसे गहरे क्वेश्चंस हैं, और जब तक इनका जवाब नहीं मिलता हम खोजते रहेंगे। चैप्टर 2, स्पेस एंड टाइम। आज हम जो मोशन के रूल्स जानते हैं वो गैलीलियो और न्यूटन के काम से आए हैं। इनसे पहले लोग अरिस्टोटल की बात मानते थे। अरिस्टोटल ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने नेचुरल स्टेट में रेस्ट में होता है और सिर्फ तब मूव करता है जब उस पर कोई फोर्स लगे। इसका मतलब था कि भारी ऑब्जेक्ट्स हल्की ऑब्जेक्ट से तेज गिरेंगी क्योंकि उनका पुल ज्यादा होगा। अरिस्टोटल और उनके फॉलोअर्स मानते थे कि ऐसा सोचने से यूनिवर्स के लॉ समझे जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत नहीं। इस वजह से किसी ने चेक करने की कोशिश ही नहीं की कि अलग अलग वेट वाले ऑब्जेक्ट सच में अलग स्पीड से गिरते हैं या नहीं। उन्हें लगा ये प्योर सोच है। फिर गैलीलियो ने अरिस्टोटल का आइडिया टेस्ट किया। कहानी है कि गैलीलियो ने पिसा की झुकी मीनार से ऑब्जेक्ट्स गिराकर एक्सपेरिमेंट किया, पर यह सच नहीं है। गैलीलियो ने अलग अलग वेट्स के बॉल्स को स्मूथ स्लोप पे रोल कराया। ये सेम ग्रेविटी का इफेक्ट शो करता है, पर धीरे धीरे स्पीड में, जिससे मेजरमेंट्स लेना आसान हो जाता है। रिजल्ट आया कि ऑब्जेक्ट्स का वेट उनकी एक्सेलरेशन पर असर नहीं डालता। अगर एक स्लोप हर 10 मीटर में 1 मीटर नीचे जाता है तो एक बॉल 1 सेकंड के बाद 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड, और ऐसे ही स्पीड बढ़ाती रहेगी चाहे बॉल हल्की हो या भारी। ऐसे ही स्पीड बढ़ाती रहेगी चाहे बॉल हल्की हो या भारी। एक पंख और एक भारी वेट हवा में अलग गिरते हैं क्योंकि हवा का रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है, पर अगर एयर रेजिस्टेंस न हो तो दोनों एक साथ गिरेंगे। अपोलो 15 मिशन में एस्ट्रोनॉट डेविड आर स्कॉट ने मून पर यह टेस्ट किया। मून पर कोई एयर नहीं है, तो फेदर यानी पंख और भारी वजन दोनों एक साथ गिरे। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स को न्यूटन ने मोशन के लॉज बनाने के लिए यूज किया। गैलीलियो ने दिखाया कि जब तक ऑब्जेक्ट किसी स्लोप पे रोल करता है तो फोर्स यानी ग्रेविटी उसको हर सेकंड एक्सेलरेट करती है। न्यूटन ने प्रूव किया कि फोर्स का एक्चुअल काम एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलना है, न कि बस उसको मूव करना। न्यूटन ने 1687 में प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखी, जिसमें उन्होंने मोशन और ग्रेविटी के लॉज दिए। न्यूटन का पहला लॉ था कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स न लगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। न्यूटन का दूसरा लॉ था कि जब एक फोर्स एक बॉडी पर लगती है तो वो उसको एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेशन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है और मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन। एक कार का इंजन जितना पावरफुल होगा उतनी जल्दी वो स्पीड बढ़ाएगा, पर अगर कार ज्यादा भारी हो तो एक्सेलरेशन कम होगा। न्यूटन ने बताया कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है और ये फोर्स मास के प्रोपोर्शनल होती है। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए तो ग्रेविटी फोर्स भी डबल हो जाएगी। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 2 टाइम्स और दूसरे का 3 टाइम्स हो जाए तो फोर्स 6 टाइम्स हो जाएगी। यही रीजन है कि सब बॉडीज एक ही स्पीड से गिरती हैं। एक हैवी बॉडी पे डबल फोर्स लगेगी पर उसका मास भी डबल होगा। न्यूटन के दूसरे लॉ के अनुसार फोर्स और मास कैंसिल हो जाएंगे और एक्सेलरेशन सेम रहेगी। न्यूटन का लॉ यह भी बताता है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम ग्रेविटी होगी। अगर एक स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गुना है तो दूरी का स्क्वायर बढ़ने पर वो 1/4 हो जाएगा। अगर ग्रेविटी का रूल अलग होता तो प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं चल पाते, या तो वो सूरज में गिर जाते या बाहर निकल जाते। अरिस्टोटल के हिसाब से कोई एक प्रिफर्ड रेस्ट स्टेट होती है। उनका मानना था कि धरती रेस्ट में है और बाकी सब चीजें घूम रही हैं। न्यूटन ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट का पॉइंट नहीं है। अगर एक ट्रेन 90 माइल पर आवर की स्पीड से जा रही है तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन मूव कर रही है और धरती रेस्ट में है, या धरती मूव कर रही है और ट्रेन रेस्ट में है। अगर ट्रेन में कोई पिंग पोंग बॉल खेल रहा है तो बॉल सेम तरीके से चलेगी जैसे ट्रैक पे टेबल पे चलती है। मतलब मोशन रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं। अगर मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता तो किसी भी इवेंट की एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं हो सकती। जैसे ट्रेन के अंदर एक बॉल सीधा नीचे गिरती दिखाई देगी, पर ट्रैक पे खड़े किसी आदमी के लिए बॉल एक आर्क बनाते हुए गिरती दिखेगी क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। मतलब कोई भी इवेंट की पोजीशन डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए अलग हो सकती है। न्यूटन इस बात पे परेशान थे क्योंकि ये उनके एब्सोल्यूट गॉड वाले कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करता था, पर फिलोसोफर्स ने इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। न्यूटन और एरिस्टोटल मानते थे कि टाइम एब्सोल्यूट होता है। कोई भी ऑब्जर्वर टाइम को मेजर करे सेम रिजल्ट मिलेगा। टाइम और स्पेस अलग होते हैं। ये कॉमन सेंस लगती थी, पर ये गलत है। 1676 में डेनिश एस्ट्रोनॉमर ओले रीमर ने दिखाया कि लाइट एक फाइनाइट स्पीड से ट्रेवल करती है। जुपिटर के मून्स का एक्लिप्स हमेशा सेम गैप में नहीं होता। जब धरती और जुपिटर के बीच का डिस्टेंस बढ़ता तो लाइट लेट आती। रीमर ने लाइट की स्पीड का एस्टिमेट 1,40,000 माइल्स पर सेकंड दिया, जो मॉडर्न वैल्यू यानी 1,86,000 माइल्स पर सेकंड के करीब था। 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डेवलप की। उन्होंने बताया कि लाइट एक वेव है जो एक फिक्स्ड स्पीड से ट्रेवल करती है। अगर वेवलेंथ बड़ी होती तो रेडियो वेव्स बनती है। अगर वेवलेंथ छोटी हो तो माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज बनती हैं। न्यूटन की फिजिक्स एप्पल्स, कार्स और प्लैनेट्स के मोशन को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करती है, पर जब स्पीड लाइट के करीब हो जाए तो न्यूटोनियन फिजिक्स फेल हो जाती है।
यहीं से आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी शुरू होती है। मैक्सवेल की थ्योरी ने प्रेडिक्ट किया था कि रेडियो और लाइट वेव्स एक फिक्स्ड स्पीड से ट्रेवल करती हैं, पर न्यूटन ने एब्सोल्यूट रेस्ट का कॉन्सेप्ट हटा दिया था। अगर लाइट का स्पीड फिक्स्ड है तो ये क्वेश्चन आया कि ये स्पीड किसके रिलेटिव मेजर होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईथर नाम का एक इमेजिनरी सब्सटेंस प्रपोज किया गया। मान लिया गया कि जैसे साउंड वेव्स हवा में ट्रेवल करती हैं, वैसे ही लाइट वेव्स ईथर में ट्रेवल करती हैं। अगर ईथर एग्जिस्ट करता तो जो ऑब्जर्वर्स ईथर के रिलेटिव मूव कर रहे होते उनके लिए लाइट का स्पीड अलग अलग होना चाहिए था। मतलब जब धरती अपने ऑर्बिट में ईथर की तरफ जा रही होती तो लाइट का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, और जब धरती ईथर के परपेंडिकुलर मूव करती तो लाइट की स्पीड कम होनी चाहिए। 1887 में एल्बर्ट मिकेल्सन और एडवर्ड मॉर्ली ने केस स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस क्लीवलैंड में एक अच्छा केयरफुली एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने धरती की मोशन के डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट का स्पीड मेजर किया। रिजल्ट दोनों डायरेक्शंस में लाइट का स्पीड सेम निकला। ये रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर ईथर होता तो स्पीड्स डिफरेंट होनी चाहिए थी। 1887 से 1905 के बीच कई साइंटिस्ट जैसे हेनरिक लॉरेंस ने ये समझने की कोशिश की कि ये ईथर में मूव करने से ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं या और क्लॉक्स स्लो हो जाती हैं, और ये एक्सप्लेनेशंस आर्टिफिशियल लग रहे थे। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन, जो उस टाइम एक स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क थे, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। उन्होंने कहा कि ईथर की जरूरत ही नहीं है, बस हमें एब्सोल्यूट टाइम का आइडिया छोड़ना पड़ेगा। हेनरी पॉइनकेयर, जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी यही पॉइंट उठाया, पर आइंस्टीन का अप्रोच फिजिक्स पर बेस्ड था। इस वजह से उनको थियरी ऑफ रिलेटिविटी का क्रेडिट दिया गया। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थियरी एक सिंपल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। साइंस के लॉज सभी फ्रीली मूविंग ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होने चाहिए, चाहे उनकी स्पीड कुछ भी हो। न्यूटन के मोशन के लॉज में ये ऑलरेडी ट्रू था। आइंस्टीन ने मैक्सवेल के लॉज और लाइट की स्पीड को भी इस रूल में डाल दिया। सभी ऑब्जर्वर्स को लाइट की स्पीड हमेशा सेम दिखनी चाहिए, चाहे वो खुद किसी स्पीड से मूव कर रहे हो। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थियरी की दो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस थे। पहला, एनर्जी और मास का रिलेशन, यानी E = mc² और एब्सोल्यूट टाइम का कॉन्सेप्ट खत्म। आइंस्टीन ने दिखाया कि मास और एनर्जी एक दूसरे से जुड़े हैं। E = mc²। जितनी स्पीड बढ़ती है उतना एनर्जी बढ़ता है और उतना ही मास भी बढ़ता है। एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड का 10% से चले तो उसका मास सिर्फ 0.5% बढ़ेगा। अगर 90% स्पीड से चले तो मास नॉर्मल से डबल हो जाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड तक पहुंचने लगे तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट मास बढ़ाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, जो इम्पॉसिबल है। इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट कभी लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। सिर्फ लाइट या ऐसी वेव्स जो मासलेस होती हैं वो लाइट की स्पीड से चल सकती हैं। फिर दूसरा, एब्सोल्यूट टाइम का कॉन्सेप्ट उन्होंने खत्म किया। न्यूटन की फिजिक्स में टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी थी, मतलब सबके लिए सेम होती थी। अगर एक ऑब्जर्वर एक लाइट पल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाते देखे तो सब ऑब्जर्वर्स एग्री करेंगे कि उसने कितना टाइम लिया, पर सब ऑब्जर्वर्स ये एग्री नहीं करेंगे कि वो कितनी दूर गया। रिलेटिविटी में अपोजिट होता है। सब ऑब्जर्वर्स एग्री करेंगे कि लाइट की स्पीड सेम है, पर वो ये एग्री नहीं करेंगे कि लाइट कितनी दूर गई। अगर डिस्टेंस अलग अलग मेजर होता है तो टाइम भी अलग अलग मेजर होगा। मतलब हर ऑब्जर्वर का अपना एक अलग टाइम स्केल होगा। अगर दो ऑब्जर्वर्स अपने साथ आइडेंटिकल क्लॉक्स ले जाएं तो वो नेसेसरली एग्री नहीं करेंगे। हर ऑब्जर्वर अपनी टाइम और पोजीशन को मेजर करने के लिए एक रडार पल्स भेज सकता है। ऑब्जर्वर पल्स भेजता है जो किसी इवेंट पे रिफ्लेक्ट होती है, फिर ऑब्जर्वर रिफ्लेक्शन रिसीव करता है। उस इवेंट का टाइम मिड पॉइंट होता है, जब पल्स भेजी गई और जब रिफ्लेक्ट हुई उसके बीच का टाइम। इवेंट की पोजीशन लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस रिलेटिविटी में स्पेस टाइम डायग्राम के जरिए दिखाई जाता है। अगर दो ऑब्जर्वर्स एक दूसरे से रिलेटिवली मूव कर रहे हैं तो वो एक ही इवेंट का अलग अलग टाइम और पोजीशन मेजर करेंगे। कोई भी ऑब्जर्वर का मेजरमेंट सही या गलत नहीं है, पर सब ऑब्जर्वर्स का मेजरमेंट एक इक्वेशन के थ्रू कनेक्टेड है। आज हम डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए टाइम का यूज करते हैं। 1 मीटर डिफाइन किया गया है कि लाइट एक सेकंड में 0.00000003335640952 हिस्से में जितना ट्रेवल करे वो 1 मीटर है। ये नंबर इसलिए चुना गया क्योंकि ये पेरिस में रखी प्लेटिनम बार के हिस्टोरिकल मीटर डिफिनेशन से मैच करता है। रिलेटिविटी थियरी में डिस्टेंस को टाइम और लाइट की स्पीड से डिफाइन किया जाता है। इस वजह से हर ऑब्जर्वर को हमेशा लाइट की स्पीड सेम मिलेगी। मिकेल्सन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट ने दिखाया था कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। रिलेटिविटी थियरी ये बताती है कि ईथर की जरूरत भी नहीं है। न्यूटोनियन फिजिक्स में स्पेस और टाइम कंप्लीटली अलग चीजें थी। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। पर आइंस्टीन की रिलेटिविटी थियरी ने दिखाया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही चीज है, स्पेस टाइम। एक इवेंट को डिफाइन करने के लिए हमें 4 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स और 1 टाइम कोऑर्डिनेट। कोई भी ऑब्जर्वर अलग अलग कोऑर्डिनेट्स का यूज कर सकता है। एक ऑब्जर्वर किसी इवेंट की टाइम और पोजीशन को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेजर करेगा, जबकि दूसरा ऑब्जर्वर दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आइंस्टीन ने दिखाया कि टाइम और स्पेस रिलेटिव है और वो एक यूनिफाइड 4D स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। तो एक इवेंट की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए हमें 4 कोऑर्डिनेट चाहिए, 3 स्पेस के और 1 टाइम का। ये 4D स्पेस टाइम में एक स्पेसिफिक लोकेशन डिफाइन करता है।
अगर एक जगह से लाइट निकले तो वो स्पेस टाइम में एक 3D कोन फॉर्म करेगी जो आगे फ्यूचर में बढ़ेगा। इस कोन को फ्यूचर लाइट कोन कहते हैं। इसी तरह पास्ट इवेंट्स का भी एक कोन होता है जिसमें वो इवेंट्स होते हैं जहां से लाइट निकल के किसी एक इवेंट तक पहुंच सकती है। इस कोन को पास्ट लाइट कोन कहते हैं। एक इवेंट पी के लिए यूनिवर्स के सारे इवेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: फ्यूचर लाइट कोन, पास्ट लाइट कोन और एल्सवेयर। फ्यूचर लाइट कोन यानी जो इवेंट्स पी के बाद हो सकते हैं क्योंकि कोई पार्टिकल या वेव लाइट की स्पीड या उससे कम स्पीड में जाकर उन तक पहुंच सकती है। पास्ट लाइट कोन यानी वो इवेंट्स जो पी को अफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उन इवेंट से निकलने वाली लाइट या सिग्नल्स पी तक पहुंच सकती है। और एल्सवेयर यानी जो इवेंट्स न पी को इफेक्ट कर सकते हैं न पी उन्हें इफेक्ट कर सकता है क्योंकि लाइट भी उन तक नहीं पहुंच सकती। एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर सूरज इसी वक्त बंद हो जाए तो धरती पे तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सूरज से लाइट को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। तब तक धरती एल्सवेयर कैटेगरी में होगी। 8 मिनट बाद ही धरती फ्यूचर लाइट कोन में आएगी और असर महसूस करेगी। इसी तरह जब हम एक दूर की गैलेक्सी को देखते हैं तो उसका प्रेजेंट नहीं बल्कि मिलियंस या बिलियंस साल पहले का पास्ट दिख रहे होते हैं। 1905 में आइंस्टीन ने स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी प्रपोज की जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को इग्नोर करती थी। हर इवेंट के लिए एक लाइट कोन होता है क्योंकि लाइट का स्पीड सब जगह एक ही होता है। इस वजह से हर लाइट कोन सेम डायरेक्शन में पॉइंट करता है। रिलेटिविटी थ्योरी ये कहती है कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकती। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसका पाथ हमेशा लाइट कोन के अंदर ही होगा। अगर न्यूटोनियन ग्रेविटी सही होती तो इसका मतलब होता कि ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटेनियसली इफेक्ट करती है जो रिलेटिविटी से मैच नहीं करता। 1908 और 1914 के बीच तक आइंस्टीन ने कई बार कोशिश की कि एक ऐसी ग्रेविटी थ्योरी डेवलप करें जो रिलेटिविटी के साथ कंपैटिबल हो। 1915 में 1915 में फाइनली आइंस्टीन ने एक रिवोल्यूशनरी थ्योरी प्रपोज की जिसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया। आइंस्टीन ने कहा कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस टाइम की कर्वेचर का इफेक्ट है। न्यूटन ने माना था कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि ऑब्जेक्ट्स एक कर्व्ड स्पेस टाइम में मूव करते हैं जिसमें वो नेचुरली जियोडेसिक यानी सीधा रास्ता फॉलो करते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए धरती सूरज के चक्कर किसी फोर्स से नहीं लगाती बल्कि वो कर्व्ड स्पेस टाइम में एक नेचुरल जियोडेसिक्स फॉलो करती है। जैसे एक प्लेन अगर गोल धरती पर फ्लाई करे तो वो शॉर्टेस्ट पाथ यानी ग्रेट सर्कल को फॉलो करेगा। वैसे ही प्लैनेट्स स्पेस टाइम में कर्व्ड पाथ को फॉलो करते हैं। न्यूटन की ग्रेविटी थ्योरी प्लैनेट्स के इलिप्टिकल ऑर्बिट्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करती थी, पर मरकरी का ऑर्बिट थोड़ा अलग बिहेव करता है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी ने प्रेडिक्ट किया कि मरकरी का ऑर्बिट धीरे धीरे प्रोसेस करेगा यानी एलिप्स के एक्सिस को रोटेट होगा। न्यूटोनियन फिजिक्स में ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा था पर आइंस्टीन की थ्योरी ने करेक्ट प्रेडिक्शन दिया। बाद में बाकी प्लैनेट्स के छोटे डेविएशंस को भी रडार मेजरमेंट से चेक किया गया और जनरल रिलेटिविटी से मैच किया गया। जनरल रिलेटिविटी का एक और बड़ा प्रेडिक्शन था कि ग्रेविटी लाइट के पाथ को बेंड करेगी। अगर एक स्टार का लाइट सूरज के पास से आए तो वो थोड़ा बेंड होगा और हमें स्टार की पोजीशन शिफ्ट होती दिखेगी। ये नॉर्मल दिन में देखना इम्पॉसिबल है क्योंकि सूरज की लाइट स्टार्स को दिखने नहीं देती। पर 1919 में एक ब्रिटिश एक्सपेडिशन ने सोलर इक्लिप्स ऑब्जर्व किया और प्रूफ दिया कि लाइट वाकई बेंड होती है। ये जर्मनी की थियरी को ब्रिटिश साइंटिस्ट द्वारा प्रूव करने का एक बड़ा मूवमेंट था जो वर्ल्ड वॉर के बाद एक पीस सिंबल बना। जनरल रिलेटिविटी प्रेडिक्ट करती है कि ग्रेविटी के पास टाइम स्लो हो जाता है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना स्लो टाइम चलेगा। अगर एक लाइट बीम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाए तो वो एनर्जी लूज करेगी और उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। 1962 में एक एक्सपेरिमेंट में एक टॉल वाटर टावर के टॉप और बॉटम पर एक्यूरेट क्लॉक्स रखे गए। बॉटम वाली क्लॉक्स जो ज्यादा ग्रेविटी में थी वो स्लो चल रही थी। ये एग्जैक्ट जनरल रिलेटिविटी के प्रेडिक्शंस के साथ मैच करता था। आज जीपीएस सैटेलाइट्स भी इस इफेक्ट को कंसीडर करती हैं, वरना पोजीशंस का कैलकुलेशन किलोमीटर्स में इनएक्यूरेट हो सकता है। न्यूटोनियन फिजिक्स में टाइम एब्सोल्यूट होता था, पर रिलेटिविटी में टाइम भी रिलेटिव है। मान लीजिए कि एक ट्विन माउंटेन पर रहता है और दूसरा सी लेवल पर। जब दोनों मिले तो माउंटेन वाला ट्विन थोड़ा ज्यादा एजेड होगा क्योंकि उसका टाइम ज्यादा फास्ट चलेगा। अगर एक ट्विन स्पेसशिप से लाइट की स्पीड के करीब घूम के आए तो जब वो वापस आएगा तो उसका भाई उससे बहुत ज्यादा बूढ़ा होगा। ये ट्विन्स पैराडॉक्स है, जो तभी पैराडॉक्स लगता है जब कोई एब्सोल्यूट टाइम को सच माने। रिलेटिविटी के हिसाब से हर इंसान का टाइम अलग हो सकता है जो उसके मोशन और पोजीशन पर डिपेंड करता है। 1915 से पहले स्पेस और टाइम को एक फिक्स्ड स्टेज माना जाता था जिसमें इवेंट्स होते थे। न्यूटोनियन फिजिक्स में फोर्सेस का इफेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे होता था, पर स्पेस और टाइम अनअफेक्टेड रहते थे। स्पेशल रिलेटिविटी में भी स्पेस और टाइम एक फिक्स्ड बैकग्राउंड थे, पर जनरल रिलेटिविटी ने दिखाया कि स्पेस और टाइम भी डायनामिक है। वो भी यूनिवर्स में होने वाले इवेंट से इफेक्ट होते हैं। जब कोई बॉडी मूव करती है या किसी फोर्स पे एक्ट करती है तो स्पेस टाइम का कर्वेचर बदल जाता है। स्पेस और टाइम सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है बल्कि वो भी एक्टिवली यूनिवर्स के मोशन में शामिल है। जनरल रिलेटिविटी के बाद स्टैटिक यूनिवर्स का आइडिया खत्म हो गया। यूनिवर्स एक डायनामिक एंटिटी निकली जो या तो एक्सपैंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी। पुराना आइडिया जो कहता था कि यूनिवर्स हमेशा से एक जैसा था वो गलत प्रूफ हुआ। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि ये डिस्कवरी कैसे एक रिवॉल्यूशन लेके आई और कैसे बिग बैंग थ्योरी बनी। इसी नए स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट पर रॉजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग का काम बेस्ड था, जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि यूनिवर्स का एक डिफिनिट बिगिनिंग और शायद एक डिफिनिट एंड भी हो सकता है। चैप्टर 3
द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। अगर एक साफ और अंधेरी रात में आसमान देखा जाए तो जो सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे विनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। आसमान में हजारों स्टार्स भी दिखते हैं जो हमारे सूरज जैसे होते हैं, बस बहुत दूर होते हैं। कई लोग स्टार्स को फिक्स्ड मानते थे, पर असल में वो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं। जब धरती सूरज के चक्कर लगाती है तो हम इन स्टार्स को अलग अलग पोजीशन से देखते हैं। ये मूवमेंट बहुत कम होता है, सिर्फ उन्हीं स्टार्स के लिए जो हमारे नजदीक है। सबसे नजदीक स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब उसकी लाइट हम तक पहुंचने में 4 साल लगते हैं। ये 23 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होता है। जो स्टार्स आंखों से दिखाई देते हैं वो कुछ 100 लाइट ईयर्स के अंदर होते हैं। हमारा सूरज सिर्फ 8 लाइट मिनट दूर है। जो स्टार्स रात को आसमान में दिखाई देते हैं वो हर जगह स्कैटर्ड लगते हैं, बिखरे, पर एक जगह बहुत कंसंट्रेटेड होते हैं। इस बैंड को, इस एरिया को मिल्की वे कहा जाता है। 1750 में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने सजेस्ट किया कि मिल्की वे एक डिस्क जैसी हो सकती है। फिर सर विलियम हर्शेल ने बहुत सारे स्टार्स की पोजीशन और डिस्टेंसेस को कैटलॉग किया, जिससे कंफर्म हुआ कि हम एक स्पाइरल गैलेक्सी में हैं। 1924 तक लोग ये मान रहे थे कि ये पूरा यूनिवर्स है, पर एडविन हबल ने प्रूफ किया कि और भी गैलेक्सीज हैं। एडविन हबल ने दिखाया कि हमारी गैलेक्सी के अलावा भी हजारों और गैलेक्सीज हैं, पर यह प्रूव करने के लिए उनको इन गैलेक्सीज की दूरी निकालनी थी। नियर बाई स्टार्स के डिस्टेंस तो हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, पर गैलेक्सीज बहुत दूर हैं। इस वजह से हबल ने इनडायरेक्ट मेथड्स यूज किए। एक स्टार की ब्राइटनेस 2 चीजों पर डिपेंड करती है, उसकी असली चमक यानी ल्यूमिनोसिटी और उसका हमसे डिस्टेंस। अगर हम एक स्टार की ब्राइटनेस और उसका डिस्टेंस मेजर करें तो उसकी असली ल्यूमिनोसिटी निकाल सकते हैं। अगर हम किसी दूर वाली गैलेक्सी में ऐसे ही स्टार्स देखें तो हम मान सकते हैं कि उनकी ल्यूमिनोसिटी भी सेम होगी और उस बेसिस पे गैलेक्सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर एक ही गैलेक्सी के अलग अलग स्टार्स का डिस्टेंस सेम निकले तो हम श्योर हो सकते हैं कि हमने सही मेजर किया है। इसी तरह हबल ने 9 गैलेक्सीज के डिस्टेंस निकालने में सफलता पाई। आज हमें पता है कि हमारी गैलेक्सी सिर्फ एक है उन 100 बिलियन गैलेक्सीज में से जो हम मॉडर्न टेलीस्कोप से देख सकते हैं। हर गैलेक्सी में भी 100 बिलियन तक स्टार्स होते हैं। हम एक स्पाइरल गैलेक्सी में रहते हैं जो 1 लाख लाइट ईयर्स वाइड है और धीरे धीरे रोटेट करती है। गैलेक्सी के स्टार्स एक बार सेंटर के चक्कर लगाने में कई 100 मिलियन साल लगाते हैं। हमारा सूरज एक एवरेज येलो स्टार है जो स्पाइरल आर्म्स के इनर एज के पास है। हमें समझ आता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं। पहले लोग सोचते थे कि धरती ही यूनिवर्स का सेंटर है। स्टार्स बहुत दूर हैं, तो वो बस एक चमकदार पॉइंट दिखते हैं। हमें उनके शेप या साइज का पता नहीं चल सकता। एक स्टार को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका उसके लाइट का कलर है। न्यूटन ने दिखाया था कि अगर लाइट एक प्रिज्म में से गुजरती है तो वो अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसी तरह अगर हम एक टेलीस्कोप से किसी स्टार की लाइट को देखें तो हम उसका स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। डिफरेंट स्टार्स का स्पेक्ट्रम अलग होता है। एक स्टार का स्पेक्ट्रम उसके टेम्परेचर को बताता है। हर ग्लोइंग ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक थर्मल स्पेक्ट्रम को इमिट करता है। कुछ स्पेसिफिक कलर्स स्पेक्ट्रम में एब्सेंट होते हैं। हर केमिकल एलिमेंट एक यूनिक सेट ऑफ कलर्स को एब्जॉर्ब करता है। अगर किसी स्टार के स्पेक्ट्रम में या ये मिसिंग कलर्स दिखें तो हम उसके एलिमेंट्स बता सकते हैं। 1920s में जब दूसरी गैलेक्सीज के स्टार्स के स्पेक्ट्रम को देखा गया तो उनमें एक अजीब बात मिली कि उनका स्पेक्ट्रम रेड साइड में शिफ्ट हो गया था। ये डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है। जब एक ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आता है तो उसकी लाइट का वेवलेंथ छोटा हो जाता है, यानी ब्लू शिफ्ट। जब एक ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है तो उसकी लाइट की वेवलेंथ बड़ी हो जाती है, यानी कि रेड शिफ्ट। एक कार के साउंड का अगर एग्जांपल लें तो जब कार पास आती है तो उसका साउंड हाई पिच में सुनाई देता है और दूर जाती है तो लो पिच में। इसी तरह लाइट भी मूव होने वाले सोर्सेस के साथ शिफ्ट होती है। हबल ने गैलेक्सीज के डिस्टेंसेस और उनके रेड शिफ्ट को कैटलॉग किया। अगर गैलेक्सीज रैंडमली मूव करती तो कुछ ब्लू शिफ्ट और कुछ रेड शिफ्ट होने चाहिए थे, पर ऑलमोस्ट सारी गैलेक्सीज रेड शिफ्ट दिखाई देती थी, मतलब वो हमसे दूर जा रही थी। 1929 में हबल ने एक और बड़ी बात पब्लिश की। जितनी दूर गैलेक्सी है वो उतनी तेज हमसे दूर जा रही है। इसका मतलब था कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, वो एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। न्यूटन और उसके बाद के फिजिसिस्ट को यह समझना चाहिए था कि अगर यूनिवर्स स्टैटिक होता तो ग्रेविटी उसको कोलैप्स करा देती। अगर यूनिवर्स धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा हो तो ग्रेविटी उसको वापस खींच के कोलैप्स कर सकती थी, पर अगर वो एक सर्टेन स्पीड से तेज एक्सपेंड हो रहा हो तो ग्रेविटी कभी उसको स्टॉप नहीं कर पाएगी और वो हमेशा एक्सपेंड करता रहेगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जो एक रॉकेट की स्पीड पे अप्लाई होता है। अगर एक रॉकेट की स्पीड कम हो तो ग्रेविटी उसे वापस खींच लेगी। अगर वो 7 मील पर सेकंड से तेज हो तो वो एस्केप कर जाएगा और वापस नहीं आएगा। ये न्यूटन की फिजिक्स से कब का प्रेडिक्ट हो सकता था, पर लोग स्टैटिक यूनिवर्स को इतना स्ट्रांगली मानते थे कि किसी ने सोचा ही नहीं। आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी बनाते वक्त भी स्टैटिक यूनिवर्स को सच माना। उन्होंने एक आर्टिफिशियल कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ऐड किया जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करे। ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट से नहीं आती थी बल्कि स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट करती थी। ये एग्जैक्टली यूनिवर्स को बैलेंस में रखने के लिए डिजाइन की गई थी। लेकिन हबल की डिस्कवरी के बाद आइंस्टाइन ने माना कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सिर्फ एक इंसान ने रिलेटिविटी को सीरियस लिया, वो थे रशियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्रीडमैन। आइंस्टाइन और दूसरे फिजिसिस्ट स्टैटिक यूनिवर्स के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, पर फ्रीडमैन ने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को समझने की कोशिश की।
अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में दो सिंपल अजम्पशंस दिए। पहला, यूनिवर्स हर डायरेक्शन में एक जैसा दिखता है, और दूसरा, अगर किसी और जगह से देखें तो भी अजम्पशन वैलिड होगा। सिर्फ इन दो अजम्पशन के बेसिस पर फ्रीडमैन ने दिखाया कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं हो सकता, मतलब या तो वो एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट। फ्रीडमैन ने ये कंक्लूजन 1922 में दे दिया था, हबल की डिस्कवरी के कई साल पहले, जो हबल ने 1929 में ऑब्जर्व किया। फ्रीडमैन उसका प्रेडिक्शन पहले ही कर चुके थे। प्रैक्टिकल लेवल पर यूनिवर्स हर जगह एक जैसा नहीं दिखता। मिल्की वे एक अलग बैंड जैसा दिखाई देता है। गैलेक्सीज क्लस्टर में होती है, हर जगह इवनली स्प्रेड नहीं होती। पर जब हम लार्ज स्केल पे देखें तो गैलेक्सीज हर डायरेक्शन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लगती हैं। पहले लोग फ्रीडमैन के अजम्पशन को एक रफ अप्रोक्सीमेशन मानते थे, पर 1965 में एक एक्सीडेंट ने प्रूव किया कि ये अजम्पशन रिमार्केबली एक्यूरेसी से सही है। 1965 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज न्यू जर्सी में एर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन एक सेंसिटिव माइक्रोवेव डिटेक्टर को टेस्ट कर रहे थे। उनको डिटेक्टर में एक अनवांटेड नॉइज मिल रही थी। उन्होंने सब गलत सोर्सेस चेक किए, इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट, एटमॉस्फेयर, बर्ड ड्रॉपिंग्स भी, सब कुछ। नॉइज हर डायरेक्शन में सेम थी और दिन रात साल भर कांस्टेंट रही। इसका मतलब ये नॉइज सिर्फ सोलर सिस्टम से नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स से आ रही थी। बाद में ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी सीएमबी रेडिएशन निकला, जो बिग बैंग का एक बचा खुचा सिग्नेचर था। उसी वक्त प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बॉब डिके और जिम पेबलिस भी माइक्रोवेव्स में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने जॉर्ज गैमोव के आइडिया को स्टडी किया, जो फ्रीडमैन के स्टूडेंट थे। गैमोव ने कहा था कि अर्ली यूनिवर्स बहुत गर्म और डेंस थी, जो व्हाइट हॉट ग्लो करती थी। अगर यह ग्लो कभी एग्जिस्ट किया था तो आज वो हाईली रेड शिफ्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन की फॉर्म में दिखेगा। डिके और पेबल्स जब इसको ढूंढने का प्लान बना रहे थे तो पेंजियास और विल्सन ने उनके काम को सुना और समझा कि उन्होंने पहले ही डिस्कवर कर लिया है। पेंजियास और विल्सन को 1978 में नोबेल प्राइज मिला, पर डिके, पेबल्स और गामोव को नहीं, जो थोड़ा अनफेयर लगा। अगर हर डायरेक्शन में गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं तो एक सोच ये हो सकती है कि हम यूनिवर्स के सेंटर में हैं। पर फ्रीडमैन का दूसरा असम्पशन था कि हर जगह से सेम दिखेगा। एक बलून पर अगर धब्बे हों तो जब बलून फूलता है तो सारे धब्बे एक दूसरे से दूर जाते हैं। हर धब्बा से देखा जाए तो हर दूसरा धब्बा दूर होता दिखेगा, पर कोई सेंटर नहीं है। फ्रीडमैन का मॉडल एग्जैक्ट हबल के रेड शिफ्ट ऑब्जर्वेशन से मैच करता है, पर उनका काम वेस्ट में तब तक अननोन रहा जब तक हावर्ड रॉबर्टसन और आर्थर वॉकर ने 1935 में सेम मॉडल रीडिस्कवर नहीं किया। फ्रीडमैन के इक्वेशन से तीन पॉसिबल यूनिवर्सेस के मॉडल्स मिलते हैं। पहला, क्लोज्ड यूनिवर्स की एक्सपैंड होकर कॉन्ट्रैक्ट होगा, कि अगर एक्सपेंशन धीरे हो तो ग्रेविटी उसको खींच के वापस कोलैप्स कर देगी। एक टाइम के बाद सारी गैलेक्सीज एक जगह आ जाएंगी। ये साइक्लिकल मॉडल हो सकता है, एक बिग बैंग होकर एक बिग क्रंच होगा। फिर दूसरा, ओपन यूनिवर्स, यानी हमेशा एक्सपैंड करेगा। अगर एक्सपेंशन बहुत फास्ट हो तो ग्रेविटी उसको रोक नहीं पाएगी, गैलेक्सीज हमेशा दूर होती रहेंगी, यूनिवर्स इनफाइनाइट एक्सपैंड करेगा। और तीसरा, क्रिटिकल यूनिवर्स, यानी बिल्कुल बैलेंस पे। एक्सपेंशन उतना फास्ट है कि ग्रेविटी जस्ट उसको बैलेंस कर रही है। एक्सपेंशन धीरे होती रहेगी पर कभी रुकेगी नहीं। ये डिटरमाइन करने के लिए हमें यूनिवर्स का करंट एक्सपेंशन रेट और डेंसिटी मेजर करनी पड़ेगी। हम गैलेक्सीज की वेलोसिटी डॉपलर इफेक्ट से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। हमें पता है कि यूनिवर्स 5 से 10% हर बिलियन साल में एक्सपैंड हो रहा है, पर गैलेक्सीज के एग्जैक्ट डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है। अगर हम सभी विजिबल गैलेक्सीज के मास को ऐड करें तो वो एक्सपेंशन रोकने के लिए बहुत कम है। पर गैलेक्सीज में डार्क मैटर होता है जो डायरेक्टली दिखाई नहीं देता, पर ग्रेविटी पे इफेक्ट डालता है। अगर हम डार्क मैटर भी ऐड करें तो भी टोटल मास सिर्फ 1/10 होता है, जो एक्सपेंशन रोकने के लिए चाहिए। अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है कि कोई और हिडन मैटर हो जो यूनिवर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। इसका मतलब है कि यूनिवर्स शायद हमेशा एक्सपैंड करेगा, पर अगर कोई एक्स्ट्रा मैटर एग्जिस्ट करे तो फ्यूचर में कभी कोलैप्स हो सकता है। मॉडल ये बताता है कि किसी एक पॉइंट पे गैलेक्सीज एक जगह थी, ये एक सिंगुलैरिटी थी, यानी बिग बैंग। वहां डेंसिटी और कर्वेचर इनफिनिट था। मैथमेटिक्स इनफिनिट नंबर्स हैंडल नहीं कर सकती, इस वजह से रिलेटिविटी इक्वेशंस यहां फेल हो जाती हैं। अगर बिग बैंग के पहले कोई इवेंट भी हुए हो तो वो फ्यूचर पे इफेक्ट नहीं डाल सकते। मतलब साइंस के लिए टाइम का बिगिनिंग बिग बैंग ही है। कुछ साइंटिस्ट बिग बैंग को डिवाइन क्रिएशन के कॉन्सेप्ट से जोड़ रहे थे, जो उनको एक्सेप्ट नहीं था। 1948 में हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड होयल ने स्टेडी स्टेट थ्योरी प्रपोज की। उन्होंने कहा कि यूनिवर्स स्टैटिक लगता है क्योंकि नए गैलेक्सीज कॉन्टिन्यूअसली बनती हैं। जब एक गैलेक्सी दूर जाती है तो उसकी जगह एक नया स्टार सिस्टम फॉर्म होता है, मतलब यूनिवर्स हमेशा एक जैसा दिखेगा। इस थियरी के प्रेडिक्शन थे कि यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में किसी भी टाइम पर सेम नंबर ऑफ गैलेक्सीज होनी चाहिए। 1960s में कैम्ब्रिज एस्ट्रोनॉमर्स मार्टिन राइल के रेडियो सर्विस ने यह प्रूव कर दिया कि पास्ट में गैलेक्सीज ज्यादा थी। अगर गैलेक्सीज पुराने टाइम में ज्यादा थी तो यूनिवर्स स्टैटिक नहीं हो सकता। पेंजियास और विल्सन के माइक्रोवेव रेडिएशन डिस्कवरी भी प्रूफ थी कि पास्ट में यूनिवर्स बहुत डेंस था। 1965 में स्टेडी स्टेट थ्योरी को ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया गया। बिग बैंग एक साइंटिफिक फैक्ट बन चुका है, पर अब सवाल है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ। बिग बैंग को अवॉइड करने की एक और कोशिश 1963 में दो रशियन साइंटिस्ट एवजेनी लिप्सिज और आइजैक खेलेंटिनकोव ने की। उन्होंने कहा कि शायद बिग बैंग सिर्फ फ्रीडमैन के मॉडल्स की एक लिमिटेशन हो, जो सिर्फ एक रफ अप्रोक्सीमेशन है।
असल यूनिवर्स में गैलेक्सी सिर्फ सीधे ही दूर नहीं जा रही बल्कि उनका साइडवेज मोशन भी है। अगर ये साइडवेज मोशन कंसीडर करें तो शायद यूनिवर्स कभी एक जगह पे कंप्रेस नहीं हुआ होगा। शायद यूनिवर्स एक कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में था जिसमें पार्टिकल्स एक जगह आए बिना एक दूसरे के पास से निकल गए और अब एक्सपैंड हो रहे हैं। लिप्सिज और खेलेनिको ने मॉडल्स बनाए जिसमें गैलेक्सीज रैंडम वेलोसिटीज के साथ मूव करती हैं। उन्होंने दिखाया कि कुछ स्पेशल केसेस में यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हो सकता है, पर उनका कहना था कि ऐसे स्पेशल मॉडल्स बहुत रेयर होंगे। ज्यादातर केसेस में बिग बैंग सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। पर 1970 में उन्होंने ये क्लेम वापस ले लिया क्योंकि पता चला कि बहुत सारे मॉडल्स फिर भी सिंगुलैरिटीज कंटेन करते हैं। लिप्सिज और खेलेनिको का काम ये प्रूफ नहीं कर सका कि क्या जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से बिग बैंग होना चाहिए या नहीं। इसका आंसर एक नए अप्रोच से आया जो रॉजर पेनरोज ने 1965 में दिया। पेनरोज ने दिखाया कि जब एक स्टार अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स करता है तो वो एक ऐसे रीजन में फंस जाता है जिसका साइज 0 हो सकता है। मतलब उसका पूरा मास एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट बन जाता है, एक सिंगुलैरिटी। ये सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल के अंदर होती है। पहले ये सिर्फ स्टार्स के लिए अप्लाई होता दिखा, न कि पूरे यूनिवर्स के लिए। पर इसी वक्त स्टीफन हॉकिंग अपनी पीएचडी के लिए एक प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे। हॉकिंग को 1963 में एएलएस यानी मोटर न्यूरॉन डिजीज डायग्नोस हुई थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि वो सिर्फ 1-2 साल और जी सकते हैं। इस वजह से उन्होंने पहले पीएचडी पर ध्यान नहीं दिया, पर जब वो सर्वाइव करते रहे तो उन्होंने अपने रिसर्च कंटिन्यू करने की सोची। उन्होंने रॉजर पेनरोज के थ्योरम को पढ़ा और रियलाइज किया कि अगर टाइम रिवर्स करें तो वो बिग बैंग पे भी अप्लाई होता है। अगर पेनरोज का थ्योरम में कोलैप्स को रिवर्स करें तो एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को भी सिंगुलैरिटी से स्टार्ट होना चाहिए। पेनरोज का थ्योरम बता रहा था कि एक कोलैप्सिंग स्टार सिंगुलैरिटी में खत्म होगा। हॉकिंग ने दिखाया कि एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स सिंगुलैरिटी से स्टार्ट होगा। ये तभी पॉसिबल है जब यूनिवर्स लार्ज स्केल पे फ्रीडमैन मॉडल की तरह बिहेव करे। पहले पेनरोज का थ्योरम सिर्फ उन केसेस पे अप्लाई होता था जिसमें यूनिवर्स इन्फिनिट होता। हॉकिंग ने नए मैथमेटिकल टेक्निक्स डेवलप की जो ये रेस्ट्रिक्शन हटा सके। उन्होंने प्रूव किया कि अगर जनरल रिलेटिविटी सही है और यूनिवर्स में उतना मैटर है जितना हम देख सकते हैं तो जरूर एक सिंगुलैरिटी होगी। 1970 में हॉकिंग और पेनरोज ने एक जॉइंट पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से यूनिवर्स जरूर एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ होगा, एक बिग बैंग से। इसका मतलब था कि टाइम और स्पेस का एक डिफिनिट बिगनिंग थी। जनरल रिलेटिविटी एक इनकम्प्लीट थियरी है क्योंकि वो बता ही नहीं सकती कि यूनिवर्स स्टार्ट कैसे हुआ। अगर किसी पॉइंट पे सारी फिजिकल थियरीज फेल हो जाए तो हम पास्ट के बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हॉकिंग और पेनरोज के काम को रशिया में बहुत विरोध हुआ। कम्युनिस्ट साइंटिस्ट डिटर्मिनिज्म पे बिलीफ रखते थे। सिंगुलैरिटी का मतलब था कि यूनिवर्स प्रेडिक्टेबल नहीं है, जो उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था। कुछ साइंटिस्ट भी इसको पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि आइंस्टीन का यूनिवर्स एक एलिगेंट और स्मूथ थियरी थी और सिंगुलैरिटी उस थियरी को अगली बना रही थी। पर मैथमेटिकल थ्योरम के अगेंस्ट कोई आर्गुमेंट नहीं होता। आखिर में सबने इसे एक्सेप्ट कर लिया। आज तक मोस्टली साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ था। हॉकिंग ने ये थ्योरम प्रूव किया, पर आज वो मानते हैं कि शायद सिंगुलैरिटी रियल नहीं थी। क्वांटम मैकेनिक्स का इफेक्ट को ऐड करने से सिंगुलैरिटी डिसअपीयर हो जाती है। सिर्फ 50 सालों में पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का कॉस्मोलॉजी का नजरिया बदल गया। हबल की डिस्कवरी ने दिखाया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। हमने रियलाइज किया कि धरती और इंसान कितने इनसिग्निफिकेंट हैं। जितनी रिसर्च होती गई उतना ये प्रूव होता गया कि यूनिवर्स का एक डिफिनिट बिगनिंग थी। 1970 में फाइनली हॉकिंग और पेनरोज ने प्रूव कर दिया कि जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से बिग बैंग सिंगुलैरिटी होना ही चाहिए। पर जनरल रिलेटिविटी एक पार्शियल थियरी है। ये बता नहीं सकती कि सिंगुलैरिटी के अंदर क्या होगा। वो पॉइंट जहां फिजिक्स ब्रेक हो जाए, उसके बियॉन्ड जाने के लिए एक नई थियरी की जरूरत है। अगर बिग बैंग सिंगुलैरिटी थी तो वो एक ऐसे रीजन में थी जहां क्वांटम इफेक्ट्स डोमिनेट करते हैं। रिलेटिविटी लार्ज स्केल पे काम करती है, क्वांटम मैकेनिक्स स्मॉल स्केल पे काम करता है। पर जब यूनिवर्स बहुत छोटा था तो दोनों इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट थे। 1970s के शुरुआत में फिजिसिस्ट को ये समझना पड़ा कि सिर्फ रिलेटिविटी से आंसर नहीं मिलेगा। अब फोकस एक नए गोल पर शिफ्ट हो गया, क्वांटम थियरी ऑफ ग्रेविटी। अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, उसका ग्रेविटी के साथ कनेक्शन क्या है, एक कंप्लीट थियरी जो यूनिवर्स की बिगिनिंग और इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सके वो कैसी होगी।